नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। एक घटना है हैदराबाद से। एक पिता ने कहा है कि उसके बेटे ने मरने से पहले एक मैसेज भेजा था और उसमें लिखा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बाप को ये जानकारी तब मिले जब वो उस बेटे का अंतिम संस्कार कर घर लौटे हों, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करें और उसमें बेटे का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो मिले और उस वीडियो में बेटा ये कह रहा हो कि उसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कई बार बोला है जाहिर अस्पताल वालों को, लेकिन पिछले 3 घंटे से ऑक्सीजन नहीं दिया है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, बाय बाय डैडी, सबको बाय डैडी। अब ये समझिए कि इस मैसेज को भेजने के 1 घंटे बाद 34 साल के ఊపిరి ఆడతలేదంటే కూడా చెక్ తినకుండా బెల్ట్ బంద్ చేసిర్రు. బతలాడు పడతా సాలు అయింది. ఇప్పటికి 3 గంటలు అయింది డాడీ. నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు, గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది, ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది డాడీ. బాయ్ డాడీ, బాయ్ అందరికి బాయ్ డాడీ. आपने सुना, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के 1 घंटे के बाद 34 साल के इस नौजवान की मौत हो जाती है और अंतिम संस्कार हो जाने के बाद प्राइवेट अस्पताल से फ़ोन आता है कि आपने जो टेस्ट के लिए दिया था उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन उससे पहले ही इस नौजवान की तबीयत ख़राब होती है और हैदराबाद के तमाम अस्पतालों में, करीब 10 अस्पतालों में माँ बाप इसे लेकर भर्ती कराने के लिए घूमते हैं। 10 अस्पताल में और गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पिता को अब ग्लानि हो रही है कि उसके बेटे ने ऑक्सीजन की मांग की, नहीं दिया गया। क्या उसको जो ऑक्सीजन दिया गया था वो हटाकर किसी और को दिया गया? इस तरह के कई सवाल जो हैं बेटे से जुड़े हुए पिता को नहीं मिल रहे हैं। उमा सुधीर हैं हमारे साथ और आप हैं तो हम तेलंगाना के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उमा, ये जो घटना है जो आपने सुबह रिपोर्ट भी की है, ndtv.com पे भी लिखा है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अकेली घटना है या इस तरह से अस्पताल खोजने या यहाँ वहाँ भटकने की कई घटनाएं वहाँ हो गई हैं और अब तो तालाबंदी के 96-97 दिन हो रहे हैं 24 मार्च के, और अब भी क्या व्यवस्थाएं इस तरह से हैं कि लोग, मरीजों को इस ऑक्सीजन के बगैर मर जाना पड़ रहा है? रवीश, ऐसे हमारे ध्यान में तो 3 ऐसे सीरियस केसेस आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि वो अस्पताल से अस्पताल घूम रहे थे और उसके बाद निजी और सरकारी दोनों ही, और उसके बाद उनके पेशेंट की मौत हो गई। बस 17 की ही बात है, 17 जून की बात है, जब एक आदमी जिन्होंने अपना वीडियो डाला है, श्रीकांत है उनका नाम, वो BSNL के एम्प्लॉई हैं और उनकी बीवी को लेकर वो 5 अस्पताल घूमे और उनको कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। उनको जब गांधी अस्पताल भी पहुंचे तो उनको कहा गया कि अगर उनके कोविड टेस्ट नहीं हुई है तो हम उनको एडमिट नहीं कर सकते, और अगर वो सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ऑक्सीजन आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा। ये श्रीकांत का कहना है। उनकी बीवी जो रोहिता है वो गुजर गई, 2 बच्चे अनाथ हो गए और उसके बाद भी ये सवाल हिम्मत करके श्रीकांत उठा रहे हैं पब्लिक डोमेन्स में। जैसे आपने कहा, ये जो पिता है उनके जिनके बेटे की मौत हुई है और जिनके बेटे ने वीडियो भेजा अपने पापा को, उनसे मैंने कल बात की और उन्होंने कहा, एक तरह से देखिए कितना एक सिनिसिज्म या लैक ऑफ ट्रस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के तरफ भी है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कह ही रहा था कि मैं गवर्नमेंट अस्पताल में जा नहीं सकता, जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे मार डालेंगे। एक छोटा सा क्लिप उन्होंने वो भी मुझे भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट सही तरह से हो पाएगी। ये सिनिसिज्म की बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, लेकिन बेटे ने ये जो इमोशन जताया था और उसके बाद उनको 24 तारीख को वहां पे अस्पताल में एडमिट हुए थे, वो गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में, लेकिन 26 को उनकी मौत हो गई। और उस वीडियो से तो लग रहा है कि वो अपने मौत को अपने सामने देख रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि बाय बाय डैडी और बाय बाय अपने परिवार के सब जनों को उन्होंने कहा। और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उन्होंने कहा कि 3 घंटे से मैं कह रहा हूं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि दूसरी तरफ
मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है कि उनके पास बहुत सारे बेड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बेड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट है, आईसीयू के बेड्स हैं और इसके अलावा वेंटिलेटर सपोर्ट भी है। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ने जिस तारीख की हम बात कर रहे हैं 24-25 की जो हम बात कर रहे हैं उसके दौरान गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए उनका कहना है कि कोविड बेड्स तेलंगाना में एक्चुअली 17,000 तक है, यानी कि आइसोलेशन बेड्स है 17,000 हैं और उन्होंने कहा है कि 34 ऐसे हॉस्पिटल है जहां पे ट्रीटमेंट आपका कोविड का हो सकता है। 17,000 ऐसे बेड्स हैं और उसमें ऑक्यूपेंसी सिर्फ 1,000 और 1,083 है, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 6% है। और उनका कहना है कि वेकेंट आइसोलेशन बेड्स हमारे पास 11,000 हैं, वेकेंट बेड्स विथ ऑक्सीजन 3,400 है हमारे पास और वेकेंट बेड्स जो आईसीयू के हैं हमारे पास 900 है और वेंटिलेटर के साथ 463 बेड हमारे पास मौजूद हैं। यानी कि ये आंकड़े 25 जून के हैं, यानी कि उसी दिन के आसपास जिस वक्त इस आदमी की मौत हो गई थी। और क्या गवर्नमेंट का जो क्लेम है और जो ग्राउंड में हमें जो दिखाई पड़ रहा है उसमें बहुत सारा अंतर है। उमा, एक बात यह भी है कि हाई प्रोफाइल मंत्री को जब पॉजिटिव होता है, अगर सरकार ने इतने बिस्तरों का इंतजाम कर ही लिया है, उसकी व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, तो फिर उस मंत्री को क्यों प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया? ये सवाल बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में उठाया है। एक एक्टिविस्ट है सुनीता कृष्णन, उन्होंने ये कहा है कि आप ये कंपल्सरी कर दीजिए कि अगर कोई मिनिस्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, एमएलएस हैं जिनको हमने चुना है, अगर वो बीमार पड़ते हैं कोविड-19 से तो उनको कंपल्सरी सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ेगा और इससे इंश्योर हो जाएगा कि सरकारी अस्पताल के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और वही ट्रीटमेंट मिल पाएगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लोग जिस चीज के लिए जाते हैं, वही सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो जाएगी। जैसे आपने कहा, यहाँ के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उनको एक प्राइवेट अस्पताल में ही भर्ती कर दिया गया है। हालांकि अब भी मैं कह रही हूँ कि सरकार अब भी कह रही है, क्लेम कर रही है कि उनके पास वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड सब मौजूद है और आज भी उन्होंने केंद्रीय जो दल आया है, स्वास्थ्य दल जो आया है, उनको तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक बहुत नया एक फैसिलिटी उन्होंने क्रिएट किया है। उनका कहना है कि उसमें 1200 बेड होंगे और उनमें से 1,000 ऐसे होंगे जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी होगी। तो सरकार जो बात कह रही है वो लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, ये बहुत अहम सवाल है। और यही सवाल एक्चुअली गांधी अस्पताल के एक डॉक्टर ने भी हमको कैमरा पे किया था कि सरकार बहुत चीजें कह रही है, हम जो वहां पे काम कर रहे हैं हमको ये चीज दिखाई क्यों नहीं पड़ रही। और उमा, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग तेलंगाना से भी हमें लिख रहे हैं, हैदराबाद से भी लिख रहे हैं कि यहाँ भी जोर दीजिए। हालांकि हमने आपसे भी पहले कई बार बातचीत की है। अब दिक्कत ये हो रहा है कि सरकारें मीडिया में उठाए गए सवालों के असर से ज़्यादा अमर हो गई हैं, उन्हें अब किसी बात का डर नहीं लगता है। लेकिन तेलंगाना में 3,232 के आसपास ही रोज़ाना टेस्ट हो रहे हैं और बहुत कई हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने भी काफ़ी सख्त टिप्पणी की थी। उसके बाद भी ये सुधार है, इतना टेस्टिंग कम क्यों हो रहा है? और ये तीसरी बार आपने जैसा कि बताया अभी कि केंद्रीय दल का दौरा है, ये 3 बार दौरे का ये रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये औरा दौरा जो दिन रात होता रहता है इनके और उनके बीच में? केंद्रीय जो स्वास्थ्य दल है वो चिंतित इसलिए भी है कि तेलंगाना में जो पॉजिटिविटी रेट है, हम नेशनल जो एवरेज है उसको 8% बताते हैं और यहाँ पे जो तेलंगाना में जो रेट है वो 17-18% के आसपास है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें, 10 दिन की बात करेंगे और कल की आप बात ले लीजिए, 983 पॉजिटिव केसेस यानी कि 983 पॉजिटिव केस है और 3,077 आपके टेस्ट हुए हैं, यानी कि 30% तक आपका पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि अगर 4 लोग टेस्ट होंगे तो उनमें से एक पॉजिटिव पाया जा रहा है। और ये जो टेस्टिंग का जो इंक्रीज इन नंबर्स हम अब भी कह रहे हैं, अब तक 80,000 तक टेस्ट हुए हैं, समझ लीजिए, फिर भी बहुत कम है। अगर आप देखें, बिहार भी एक तरह से तेलंगाना से आगे है टेस्टिंग में, सिर्फ शायद झारखंड और उड़ीसा सिर्फ हैं जो हमसे पिछले में हैं। और दूसरा, अगर आप तेलुगु स्टेट के साथ कंपेयर करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात अगर करें, बहुत सारे लोगों ने केरला का मॉडल बताया है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने जितनी टेस्टिंग की है उसकी वजह से उनका जो पॉजिटिविटी रेट है सिर्फ
2.5% से कम आ रहा है। हालांकि वो भी 14,000 के पास है वो उनकी टैली, लेकिन उनका जो टेस्टिंग रेट बहुत हाई रहा, 8 लाख से ज्यादा वो टेस्टिंग कर चुके हैं, यानी कि तेलंगाना से 10 गुना ज्यादा। और इसके अलावा वो लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। उसके अलावा 1086 ऐसे बसेस वो तैयार कर रहे हैं जो फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे कोविड इक्विपमेंट के साथ, यानी कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो भी चाहिए होगा, इमरजेंसी ऑक्सीजन, उन सबको प्रिपेयर करके इनफैक्ट जुलाई 1 को वहां के मुख्यमंत्री उसको लॉन्च करने वाले हैं। जी उमा, एक आखिरी सवाल ये भी है कि हमने वहाँ पढ़ा है कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मंदिर हो, उन्होंने खुद से एक तरह की तालाबंदी कर ली है। कई मुख्य बाजार जो हैदराबाद के हैं उन्होंने खुद से तालाबंदी कर ली है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि तेलंगाना में फिर से एक तरह से तालाबंदी वापस आ सकती है। तो ये लोग जो अपने पहले से कर रहे हैं, क्या अब ये बता रहा है कि इनका भरोसा अब सरकार में नहीं है, इसलिए खुद ही एहतियात बरतिए, वरना स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि किसी को अस्पताल भी नहीं मिलेगा और बिस्तर भी नहीं मिलेगी? वो बात तो लोगों के दिमाग में अब आ गया है कि अगर परिस्थिति ऐसी ही रही तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे और अस्पताल में हमको जगह नहीं मिलेगी। अगर हमें वीआईपी कोई कांटेक्ट भी नहीं होगा तो शायद हमें कोई वैसे वाली फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जिनकी हम आशा रख के जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। मैंने लाड बाजार के कुछ दुकानदारों से बात की, हम जनरल बाजार भी गए हुए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन खुल जाता है तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने वॉलंटरीली कहा है कि हम अपनी दुकान 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, जैसे लाड बाजार ने कहा कि 2 हफ्ते के लिए हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे, पूरी तरह से जो लॉकडाउन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इन नंबर्स के साथ गुजारा नहीं हो सकता। हमें समझ में आ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब कोप नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अगले 2-3 दिन में ये डिसीजन लिया जाएगा कि फिर से तालाबंदी होगी और 15 दिन के लिए तालाबंदी होगी। और इस बार ऐसी कर्फ्यू लगेगी कि सिर्फ एक घंटा या 2 घंटे के लिए शायद थोड़ा रिलीफ मिले और फ्लाइट्स और ट्रेन फिर से बंद किए जाएंगे। और जैसे आपने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक सिटीजन्स पर है और सरकार ने जो किया है उससे लोग कितने इम्प्रेस है वो तो दिखाई पड़ रहा है जब वो वॉलंटरीली अपना लॉकडाउन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा सुधीर, ये जानकारी देने के लिए। हम आगे बढ़ते हुए शरद से बात करेंगे। पहले ही बता दें कि महाराष्ट्र ने भी तालाबंदी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दुकानें और दफ्तरों को जो खोला गया है वो इसलिए कि ताकि आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। इसका मतलब ये नहीं कि लोग घरेलू या गैर ज़रूरी कामों के लिए भी निकल पड़ें और दूर तक जाएं। ये सारी व्यवस्था इसलिए की है और अपील भी की गई है कि बहुत ज़रूरी हो तभी आप अपने घर से निकलें या बाहर के लिए निकलें। लेकिन हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप कृपया सामाजिक दूरी, देह से दूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं, हाथ को साफ रखें। शरद है हमारे साथ। यहाँ पर दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाने की बात हुई है, महाराष्ट्र में भी ये बात हो रही है। शरद, कई प्रक्रिया से ये विवाद गुजरा। सबसे पहले ILBS के डॉक्टर सरीन को ये कहा गया कि आप प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करें। अभी वो शुरू भी नहीं कर पाए थे कि उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब प्लाज्मा बैंक बनाने की बात हो रही है। इसके तहत किस किस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं शरद? देखिए, अभी फिलहाल तो कोई विवाद देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये अभी हमें देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा तो कर दी है कि औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अगले 2 दिन के भीतर हम ILBS अस्पताल में ही प्लाज्मा बैंक जो है वो खोलने जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा कि अभी देखना होगा कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ICMR होते हैं, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, क्या वो जो है इसको मंजूरी देंगे, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत ये है कि सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और जो इस समय कोरोना पीड़ित हैं या जो इस सारी स्थिति से गुजर रहे हैं या जो अरेंज करने में लगे हुए हैं, उनको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि प्लाज्मा बैंक अरेंज हो रहा है, बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्योंकि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये अभी एक पुख्ता थेरेपी नहीं मानी जा रही, ट्रायल की स्टेज पर इसको माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पहला ट्रायल इसका हुआ था तो उसके बाद से जो है कुछ अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक पुख्ता थेरेपी नहीं है, कोई पुख्ता इलाज नहीं है, कोई इसके बारे में पुख्ता तौर पे कोई प्रमाण नहीं है,
केवल ये तो है कुछ लोगों पे अप्लाई किया गया है और काफी सारे लोग जिनके ऊपर ये अप्लाई किया गया था उनकी जान बची है इसको देने के बाद में। लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं ये उस प्रक्रिया को अभी तक ये प्लाज्मा थेरेपी पूरी नहीं कर सकी है, तो इसीलिए मन में अभी कुछ शंकाएं हैं। तो जब तक अगले 2 दिन के अंदर हम प्लाज्मा बैंक खुलता हुआ देख नहीं लेते तब तक मन में शंकाएं रहेंगी। वैसे उम्मीद यही करनी चाहिए दिल्ली वालों को कि एक प्लाज्मा बैंक खुल जाए, क्योंकि दिक्कत ये है कि प्लाज्मा ये भी एक डेटा दिया गया है ना तो कि कोई दवा उपलब्ध है ना ही कोई वैक्सीन उपलब्ध है। जी, ये बात भी है कि आईसीएमआर का क्या रुख होता है, कहीं भी इसे एक औपचारिक दवा के रूप में नहीं देखा गया। लेकिन ये भी एक आंकड़ा तो दिया ही गया है कि एलएनजेपी में ज़्यादातर एक मरीज को छोड़कर जितनों को दिया गया है वो ठीक हुए हैं, और प्राइवेट अस्पताल में भी 2-3 लोगों को छोड़कर ज़्यादातर इससे ठीक हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा दिया है मुख्यमंत्री ने और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि ज्यादातर लोगों को जब दिया गया, एलएनजेपी की वो बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रायल जो सबसे पहले हुआ था वो एलएनजेपी में हुआ, उसके बाद और भी लोगों को दिया गया। तो ये बताया गया कि 35 लोगों को प्लाज्मा दिया गया, 34 की जान बच गई एलएनजेपी में, जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है। एक प्राइवेट अस्पताल का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये मैक्स अस्पताल है साकेत का, यहां पर 49 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है और उनमें से 46 बच गए हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि जो कम गंभीर या फिर ये कहें कि मीडियम लेवल के जो गंभीर होते हैं उनको दिया गया, सोच समझ के दिया गया, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दिया गया, तो उनकी जान बची। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये पुख्ता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही दिया गया जो जिनके बारे में लगता है कि हाँ अगर हम इनको प्लाज्मा देते हैं तो बच सकते हैं, हर एक को नहीं दिया गया, तो ये वाली बात भी है। लेकिन हाँ, हमें यह भी कहना होगा कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में प्लाज्मा थेरेपी का चलन बढ़ा है और बहुत सारे लोग अब ऐसे आपको सर्च करते हुए मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर भी, जो आपको डिमांड कर रहे होंगे या फिर आपसे गुजारिश कर रहे होंगे कि प्लीज हमारी बात किस तक पहुंचा दीजिए, कोई प्लाज्मा डोनर हमें ढूंढ के दे दीजिए। एक खुद ही हमने एक केस जो देखा हाल ही में, 3 दिन लग गए उसमें प्लाज्मा डोनर मिलने में, तब जाके जो है प्लाज्मा मिल पाया। तो क्योंकि अभी ये कोई पुख्ता दवा नहीं है, इस वजह से कोई पूरा सिस्टम नहीं बना है, तो इसीलिए जो जिनको प्लाज्मा चाहिए अस्पताल करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो प्लाज्मा ढूंढते रहते हैं। तो अभी फौरी तौर पर तो प्लाज्मा बैंक की बात हो रही है, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर हमें देखना होगा कि क्या इसमें कोई अड़चन आती है, या जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, वो औपचारिकताएं वाकई अगर पूरी हो गई हैं तो ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात होगी, देश के लिए अच्छी बात होगी कि पहला प्लाज्मा बैंक यहां पर बन रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। हम ये भी बता दें कि 5.5 लाख के करीब भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच रही है और मरने वालों की संख्या भी 19,400 से ज़्यादा हो गई है। इसी दिल्ली में 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 83,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले हो गए हैं। 1 लाख कहा था मनीष सिसोदिया ने 30 जून तक, लेकिन करीब करीब उतनी ही बात है, 10,000, 15,000, 17,000 के आगे पीछे की ये संख्या है, और हम उस तरह से अब पहुंचते जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार में वहां से लौटते हुए काम ना मिलने के कारण मजदूरों की। लेकिन ये वीडियो रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ से, जहां तेंदुपत्ता के रेट को लेकर आदिवासी काफ़ी उतावले हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बढ़ाकर जो 4,000 रुपये किए हैं वो काफ़ी नहीं हैं। आज उनका प्रदर्शन हुआ है, ये तस्वीरें देखते जाइए, लौट कर आते हैं तो फिर बात करते हैं बिहार की।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. We are doing this food drive for anybody and everybody in the area that can drive up and gather a weeks of non-perishable food, and this is every Sunday from 11 to 2. It is a great initiative to the community, because a lot of people they want things and need things, and when you come here to get something, it's not like anything below your dignity, but you're just looking forward for something that you can appreciate. सेवा करने के मामले में सिख समुदाय के संगठनों का जवाब नहीं. वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं, सबको अपने सेवा और उसमें व्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ देते हैं. पिछले शुक्रवार को हमने उत्तर प्रदेश के सरकार के ट्विटर हैंडल और उस पर आने वाली शिकायतों का एक हल्की सी झलक आपको दिखाई थी, जिससे पता चले कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और जनता किस तरह से संवाद कर रही है अपनी समस्याओं को लेकर. तो आज बारी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की. उन्होंने कहा था कि वो स्किल मैपिंग कर रहे हैं. कितनी मैपिंग हुई आप मजदूरों से पूछिए. मनरेगा की बात कर रहे थे. अब काम ना मिलने के कारण ही लोग जा रहे हैं. जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर लोगों की शिकायतें हैं, वो देखिए क्या बता रही हैं मनरेगा के बारे में, जो लोगों ने खुद अलग अलग समय में ट्वीट किए हैं, अलग अलग तारीखों में किए हैं, मुख्यमंत्री को बताई हैं. हम वही पढ़ रहे हैं. जैसे धीरेन्द्र झा हैं, वे अपने ट्वीट में लिखते हैं कि दरभंगा में मनरेगा के तहत काम तो मिल रहा है, लेकिन 287 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है. 200 रुपए की अन्यायपूर्ण मजदूरी क्यों? अब प्रेम कुमार ट्वीट करते हैं कि मनरेगा में धांधली रोके नहीं तो गरीब मर जाएंगे. किसी गरीब को काम नहीं मिलता है, सिर्फ उन्हें महीने में 300 रुपए देकर उसके खाते का पैसा भी मुखिया जी ले लेते हैं. 50% बीडीओ जी ले लेते हैं और बाकी मुखिया जी जेसीबी मशीन से काम कराते हैं, 30% बचा लेते हैं. रतन बाबू का ट्वीट है कि मेरे गांव का गली नाली नहीं बना है, अभी तक आपकी छवि को लोग खराब कर रहे हैं. आप पैसे और आदेश दोनों देते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग काम नहीं करते हैं. कुछ फोटो भेज रहा हूं, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपने क्या कराया. ग्राम मुड़हरिया, पोस्ट कठेज, थाना मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार. इंजीनियर विजय कुमार ट्वीट करते हैं कि नीतीश जी देखिए हमारे गांव की कैसे रोड बनाया है कि बरसात में ये हाल है. सारे पैसे खा गए ठेकेदार, इस पर कोई कार्रवाई होगी? कोसी क्षेत्र की जनता पूछती है बिहार सरकार से. अब स्मिता कुमारी ट्वीट करती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बिहार में 25 लाख आए प्रवासी मजदूरों को अपने ही राज्य में रोजगार देने की बात कह रहे हैं, जबकि हम लोग दिसंबर में ही CTET पास हो चुके हैं. अभी आवेदन लिया जा रहा है और हमें इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? मनरेगा नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि बिहार के पूर्णिया जिला नगर प्रखंड बिठनोली पूर्व पंचायत शिशवा गांव के 25 श्रमिकों ने मनरेगा में काम के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें काम नहीं मिला है. आपसे आवेदन है कि उन्हें जल्द से जल्द काम दिया जाए. इंद्रमोहन पांडे ने ट्वीट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, आपसे निवेदन है कि कांटी बीडीओ के नीचे मनरेगा के लोगों को काम ना देकर जेसीबी से काम करा रहे हैं बीडीओ साहब. मुजफ्फरपुर कांटी थाना के पोखरैरा गांव में ये काम चल रहा है, इस पर कार्रवाई करें. संजीत सिंह ने ट्वीट किया है कि बिना मजदूर के मनरेगा में काम हो रहा है. जेसीबी और ट्रैक्टर से यह कार्य बिहार के वैशाली जिला के चमरहरा पंचायत के चमरहरा गांव में हो रहा है. धर्मेंद्र कुमार साहनी ने ट्वीट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मैं एक गरीब परिवार का विकलांग हूँ, मुझे रोजगार दिया जाए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ. हरियाणा में मजदूरी करते थे, लॉकडाउन के कारण घर आ गए, तब से बैठे हैं, परिवार के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, कृपया मुझ गरीब की मदद करें.
ये स्थिति है जो जनता अपनी तरफ से फीडबैक दे रही है और सरकार की योजनाओं का आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा है कि मनरेगा का काम जेसीबी मशीन से करा रहे हैं और मुखिया बीडीओ मिलकर पैसा बांट रहे हैं। तो ये जो दावा किया जाता है कि नीचे करप्शन नहीं हो रहा है, वो उतना सही नहीं है। अब हबीब और मनीष कुमार ने आज एक ट्रेन में बिहार से लौटते मजदूरों से बात की कि वो क्यों बिहार से जा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार से अब लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जो पिछले दिनों देश के अन्य भागों से आए थे, वो अब वापस अपने काम की तलाश में जाने लगे हैं। हम फिलहाल मुजफ्फरपुर स्टेशन पर हैं। वहाँ काम है, फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री में बुला भी रहे लोग, और वहाँ यहाँ काम नहीं तो यहाँ बेला बैठ करेंगे क्या हम लोग। यहाँ पे इतना दिन थे, काम मिला था? नहीं कोई काम नहीं मिला है, कोई काम नहीं मिल रहा था। तो कैसे यहाँ कैसे गुजारा किए? यहाँ पे ऐसी अपना घर था, वैसे ही चल रहा था काम। नीतीश सरकार आप लोग को खाता होता में 1000 रुपया ये सब दिया था? कुछ नहीं, हम लोग को नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला। यहाँ आप लोग को उम्मीद नहीं काम मिलेगा? यहाँ हमको कोई काम नहीं मिला अभी तक, ऐसे बेला ही बैठ के गुजारा किए बाल बच्चा को। आप लोग सब अपना परिवार को छोड़ के जा रहे हैं? हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। ये बताओ, यहाँ पे रहने में क्या तुम लोग को दिक्कत क्या था? हम लोग काम करेंगे तब तो हम लोग को खाना मिलेगा, रोटी मिलेगा। बिना काम के तो कुछ मिलेगा नहीं। जो हम लोग कमाए थे या कर्जा पैसा लेके खा लिए। हम फिलहाल मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन है, ये सभी का स्पेशल आप कह सकते हैं, और ये भाया सूरत होके जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं इस ट्रेन में। अभी कोरोना का कहर जारी है, तब आप लोग क्यों जा रहे हैं? सर यहाँ पे कोई रोजगार कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भूखा मरने से तो अच्छा है जो वहाँ पर चलो कुछ तो कम से कम तो वो होगा। यहाँ इतना दिन से कोई काम नहीं किया? यहाँ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि काफ़ी काम है। नहीं, कोई काम नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। 5-6 महीने से बैठा हूँ महाराज, इसलिए उधर बुलाया है, आ जाओ। फिर जा रहा हूँ, भाड़ा दे दिया। अभी गांव में मनरेगा इस सब में किसी में काम नहीं मिला? काम नहीं मिला है कुछ। सर यहाँ काम धंधा नहीं, इसलिए वहाँ सूरत जा रहे हैं काम करने शौचालय में। 6-7 महीने से मैं भी बैठा हूँ। बीमारी का डर नहीं है? अभी तो कोरोना का अभी तो चल ही रहा है। हाँ चल रहा है। क्यों जा रहे हैं? अब मजबूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करेंगे तो भूखा भी तो ऐसे भी तो क्या करेंगे? आप गरीब लोग हैं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। रात में काम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे काम की कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए जॉब के लिए वहीं पे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं। नीतीश कुमार आप कहते हैं, लेकिन ऐसा सुविधा ही नहीं है। भूखे मरने से अच्छा है, कोरोना से मरने से अच्छा है कि भूखे मर जाए, तो क्या करना है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो नीतीश सरकार तो घर में तो आकर ये देखता नहीं है कि किसका कौन सा गरीब भूखे सोता है। यहाँ तो कोरोना से मरने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं। तो भूखे मरने से अच्छा है कि जाके कोरोना से मरने से अच्छा है। नहीं, लेकिन ये बताओ कि जा रहे हो तो वहाँ पे काम की गारंटी है, काम मिल जाएगा? बुलाया गया है? आप लोग को लगता नहीं कि अभी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं आप लोग? क्या करें, 5-5 को परिवार को कौन खिलाएंगे? कितने दिन कर्ज लेके खिलाएंगे? तकलीफ तो वो भी है। आप लोग को लगता है बिहार में काम है या नहीं है? काम नहीं है, इसलिए हम इतना आज इतना फैक्ट्री है, कहने की मतलब आज इतना फैक्ट्री है, चीनी मिल है, उद्योग है, ये जूट का है, कुछ एक भी फैक्ट्री अगर चालू रहता तो लाखों मजदूर क्यों जाता बा? रोजगार की तलाश में आए थे कि हम अपने गांव में आ जाएंगे तो कुछ रोजगार मिल जाएगा, लेकिन सर यहाँ हम कम से कम 25 दिन हो गया, लेकिन हमको कोई रोजगार मिला नहीं, तो वापस हमको फिर वही सूरत जाना पड़ रहा है। यहाँ हम तो 4 महीना से बैठे हुए और यहाँ कुछ काम मिला नहीं हमको, तो इसकी वजह से अभी जा रहे हैं। वहाँ कुछ आहिस्ता काम शुरू हुआ है, तो इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो 2-4 पैसा कमाएंगे। यहाँ कुछ रोजगार नहीं, इसके लिए वहाँ जा रहे हैं।
कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है ना, तो कोई सुविधा मिलेगा तो परेशानी यहाँ पे और ज़्यादा जगह हो जा रहा है। क्या परेशानी यहाँ पे यानी खाने पीने के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ है। राशन कार्ड ये वो सब भी नहीं होता तो कुछ भी मिलता नहीं है। बोले जिसका राशन कार्ड है उसी को मिल रहा है, सही है ना। आपका नाम जुड़ेगा, कब आएगा नहीं आएगा उसका कोई नहीं, लेकिन मनरेगा और ये प्रधानमंत्री का मिशन मोड में ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है, सही है ना। ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। गाँव में 10 लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। चलिए वहाँ CTET सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा है वो अब स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ बहुत ज़रूरी है और हम लगातार ये बात उठा रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर सरकार को एक तरह से सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 परीक्षाएं रद्द कर दें और बाकी 4 परीक्षाएं लेते रहें। अब जैसे बिहार के BN मंडल यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल के छात्र हैं वो दूसरे वर्ष के छात्र हैं, उनकी परीक्षा घोषित कर दी गई है। वो परेशान हैं, उतनी दूर से उनकी आवाज़ कहीं पहुंच नहीं पाती है। उनका कहना है कि जब सारी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं तो उनकी परीक्षा क्यों ली जा रही है। यही नहीं, JEE और नीट के परीक्षार्थी जो हैं उन्हें लगा था कि वो ट्रेंड करा देंगे तो सरकार बदल जाएगी या फैसला ले लेगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। पर यह बात बहुत वाजिब है कि अगर कहीं समूह में जमा होना गलत है तो ये नीट और JEE के छात्रों के लिए भी गलत होना चाहिए। फिर इस परीक्षा को या तो स्थगित करना चाहिए, किसी दूसरे विकल्प के बारे में बात करनी चाहिए। अब आते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। इसके दाम कई दिनों से बढ़ रहे हैं, कई हफ्ते हो गए, अब बढ़ते बढ़ते 2 हफ्ते हो गए। अब जाकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बोला है, और बोला है तो उसमें यह रेखांकित कर दिया है कि कांग्रेस शासित राज्य जो हैं उन्होंने भी पेट्रोल पे उत्पाद शुल्क बढ़ाए हैं, पेट्रोल महंगा किया है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत जो 60-62 हज़ार करोड़ रुपए लोगों की जेब में डाली है, जनधन में या फिर किसान सम्मान में, उसके लिए भी पैसे कहां से आएंगे, तो इसके लिए आ रहे हैं। तो अब आपको ये फोटो क्लियर होना चाहिए कि तेल के दाम आप इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो 500-1500 जो पैसे हैं वो लोगों के खाते में जाए। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अर्थव्यवस्था का गणित समझाया है। उम्मीद है कि जिन लोगों के खाते में ये पैसा गया है उनसे दोबारा फिर बढ़े हुए दाम के सहारे वो वसूल ना लिया जाए। किसानों से तो वसूल रहे हैं आप, अगर आप किसान सम्मान के राशि में अगर पैसा दे रहे हैं और फिर पेट्रोल बढ़ा दे रहे हैं दाम, डीजल बढ़ा दे रहे हैं कि उनको हम पैसा दे रहे हैं, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। इस पर एक राजनीति हुई। सोनिया गांधी ने कहा कि दाम वापस लिया जाए, तो धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने आए। अब आप सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में
वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। 28 राज्यों ने अपने जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। जब विश्व में और विशेष करके हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा में, विकास के कामों में रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो सरकार ऐसे सारे व्यवस्थाओं को अपनाती है। इन्हें जिन राज्य सरकारों ने उसको बढ़ाया या केंद्र सरकार कुछ राशि इकट्ठा किया, आखिर ये करना क्यों पड़ा? इन दिनों में जीएसटी की कलेक्शन एक अपने सबके सामने है, क्या स्थिति है, कारोबार में दोबारा धीरे धीरे वापसी हो रही है। वो समय लगेगा, उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, हम उसको जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके क्या राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, 3 महीने में मुफ्त में फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया, ईपीएफ में पैसा भरा श्रमिकों के खाते में, कोई तिजोरी नहीं भरा। 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास के बाहर एक युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। हरदेव नाम का युवक धमतरी का रहने वाला था, बेरोजगारी से त्रस्त था। तस्वीर भयावह है, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, मगर सूचना हम आपको ज़रूर दे रहे हैं। दूसरी खबर अनुराग द्वारी की है, वहीं से कि ज़िला स्तर पर कहा जा रहा है कि क्वारंटीन में किए गए लोगों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग 500-500 रुपये दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बाग बहारा ब्लॉक में नवाडी के रहने वाले डुगेश्वर ठाकुर मजदूरी करने ओडिशा गए। लॉकडाउन के दौरान किसी तरह वापस लौटे तो पंचायत ने 14 दिन सरकारी क्वारंटीन में रखा, फिर घर पर। आरोप है कि 2 छोटे बच्चों के नाम पर भी 500-500 रुपये वसूले गए। शपथ पत्र भरवाया गया, कहा गया होम क्वारंटीन की शर्तें पूरी करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे। हम उड़ीसा गए थे काम करने, वहाँ लॉकडाउन हो गया तो कोई काम नहीं हुआ, तो घर आ गए। घर आया तो गांव पर पंचायत ने क्वारंटाइन में रखा स्कूल पर। 14 दिन वहाँ रहे, उसके बाद 14 दिन घर पर रहो, और एक आदमी का 500 लिया था। 14 दिन घर में रहोगे तो पैसा वापस होगा बोला, और 4 आदमी गए थे, 2 बच्चे और 2 हम। कितना पैसा लिया आपसे? 2000 लिया था। नहीं, शासकीय नियम बोला, वो अभी बंद कराया नियम बोला। छुट्टी किया, उसके बाद घर में 14 दिन रहोगे कहा, और पैसा लिया एक आदमी का 500-2000 दे हैं, और उसके बाद खाना पीना भी घर से किए हैं। कौन लिया आपसे 500 रुपया? सरपंच सचिव। इन्होंने लिया? हाँ। क्या बोला? घर में रहोगे 14 दिन, नियम का पालन करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये शासन का नियम है बोले? हाँ ना, वैसा तो बोला नया नियम है। हम लोग बोले ऐसा नहीं है, सब तो शासन दे रहा है, बाकी तुम लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। वैसे बोले तो नहीं, पंचायत द्वारा कुछ नहीं मिलेगा।
रथु यादव तो रायपुर गए थे, उनको भी पैसे देने पड़े। जसवंत बेहरा महासमंद नानी के घर गए, लौटे तो उनसे भी क्वारंटीन के नाम पर पैसे वसूल लिए गए। रायपुर से बाग बहारा आया, बाग बहारा से नावाडीह आया तो स्कूल में भर्ती कर दिया। वहाँ खाना पीना की कोई व्यवस्था नहीं, लकड़ी पान की व्यवस्था नहीं, घर से मंगा के खाया। और आपसे कितना पैसा लिया गया, कैसे लिया गया? 500 लिया, 7 टाइप के। कौन लिया? सचिव सरपंच। और क्या शपथ पत्र भरवाए थे? भाई कि तुम लोग 14 दिन घर में रहोगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। शपथ पत्र भराने के बाद मेरे से 500 रुपये लिए गए। आप कहाँ गए थे? महासमुंद। किसने लिया? सरपंच सचिव। मजे की बात यह है कि पंचायत स्तर पर लोग कह रहे हैं अधिकारियों ने आदेश दिया, अधिकारी कहते हैं स्थानीय व्यवस्था थी, जिला स्तर पर अधिकारी कहते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं। नोडल अधिकारी बड़े हैं, सचिव दुबेल हैं और नोडल अधिकारी, उनके द्वारा कहा गया है होम क्वारंटाइन से मैं शपथ पत्र बनाना है या 500 रुपये लेना है। ये स्थानीय व्यवस्था है और ये काफ़ी सफल अच्छी व्यवस्था रही, जिसके कारण होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे से उसका पालन किए। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से ही पहली बार अभी मिली है। इसके बारे में मैं पता लगा के कि वो शपथ पत्र भरा के पैसा क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में मैं जांच करा के बता पाऊंगा। देखिए, शासन से इस तरह कोई आदेश नहीं है, ना ही हमारी ओर से इस तरह का कोई आदेश दिया गया है। बाकी वहाँ जांच करके कि ये शपथ पत्र किस तरह का क्यों भरवाया जा रहा है, उसके बारे में ही मैं आपको विस्तार में बता पाऊंगा। सिर्फ बाग बहारा जनपद में 11,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को गांव वापसी पर क्वारंटीन किया गया। प्रति व्यक्ति 500 रुपये वसूले गए। पूरे राज्य में फिलहाल 21,183 क्वारंटीन सेंटर हैं, जिसमें 1,67,075 मजदूर हैं, जबकि घर क्वारंटीन सेंटर मिलाकर कुल मजदूरों का आंकड़ा है 6,42,524। मजदूरों की नौकरी गई, लॉकडाउन में फंसे रहे तो हाथ के पैसे भी गंवा दिए। गांव लौटे तो घर में रहने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर ली गई, लेकिन क्या ये ठीक था, न्यायोचित था कि जो पहले से परेशान हैं उन्हें और परेशान किया जाए? जब कोई नियम या लिखित आदेश था ही नहीं तो फिर पैसों की वसूली क्यों की गई? महासमंद से कृष्णानंद दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। निचले स्तर पर जो लोग हैं वो किस किस तरीके से पैसे बनाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।